Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to start our second chapter which is vectors and equilibrium. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। हमने 7-8 वीडियो बनाए थे ईटा और एमडीकेट के लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर से हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज उठाए हुए हैं। पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी की कौन सी वैल्यू के लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ये वेक्टर और ये वेक्टर P की कौन सी वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर से मुराद क्या है? परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। तो हमने इन दोनों के दरमियान एंगल 90 लेनी है। स्टूडेंट्स, जब एंगल इन दोनों के दरमियान 90 होगा तो हमारे पास ए डॉट बी 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ 90 0 के बराबर है, तो इसलिए ए डॉट बी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी कर ले और इससे पी की वैल्यू निकाले। ए डॉट बी से क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट में हम आई यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसको आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे वेक्टर के साथ और के को के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाई पी, इससे आ जाएगा 3p प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1, यहां से आ जाएगा +2, यहां से +1 मल्टीप्लाई बाई 2, +1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू +2। तो हमारे पास +2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3p अपनी जगह, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। 3p इज इक्वल टू -4, p हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है -4 डिवाइड बाई 3 विच इज ऑप्शन नंबर डी। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फॉर विच एंगल द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स। हमारे पास 2 इक्वल वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल, पहला वेक्टर f1 है, दूसरा हमारे पास f2 है। ये दोनों बराबर है f के, दोनों इक्वल है। 2 इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम फॉर विच एंगल, कौन से एंगल के लिए रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का b इन वेक्टर्स के बराबर होगा। मतलब क्या है कि f1 भी f के बराबर है, f2 भी f के बराबर है और रिजल्टेंट भी f के बराबर होगा। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, f1 f2 और रिजल्टेंट किस केस में बराबर होगा? जब ये तीनों एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड्स पर आ जाए। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल से मुराद वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स जो है वो भी इक्वल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये f1 है, ये f2 है। फॉर एग्जांपल, इन दोनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल पे ऐड किया हुआ है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे हमारे पास ही आ जाएगा। रिजल्टेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर ये है, इसका टेल ये है और इसका हेड ये है। तो रिजल्टेंट हमारे पास टेल से हेड तक होगा इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे एंगल है 60, लेकिन ये इन वेक्टर्स के दरमियान ओरिजिनल एंगल नहीं है। ये जब हमने हेड टू टेल रूल पे सम किया तो फिर 60 एंगल आ गया। अगर आप देखें तो एक वेक्टर हमारे पास ये है f2 और f1 जो है इस डायरेक्शन में है।
तो इन दोनों के दरमियान अब जो एंगल है वो हमारे पास ओरिजिनल एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है। तो हमारे पास जब ये 60 डिग्री होगा तो एक लाइन पे एंगल जो होते हैं 180 होते हैं, तो 60 माइनस 180 हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज 120 डिग्री जो हमारे पास ये है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, फाइंड Fx। एक फोर्स है जो y एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, तो इसका x कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहां पे फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर एक फोर्स x एक्सिस पे एक्ट कर रहा है तो इसका कोई दूसरा कंपोनेंट हमारे पास नहीं है। ये फोर्स हमारे पास F है और इसका कंपोनेंट भी Fx इस x एक्सिस पे है, जबकि इसका y कंपोनेंट हमारे पास 0 है। इसी तरह जब एक फोर्स 5 न्यूटन y एक्सिस पे एक्ट करेगा तो x एक्सिस पे इसका जो कंपोनेंट है वो 0 आएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन 0 है। जब वेक्टर एक्सिस पे एक्ट करेगा, चाहे x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। जिस एक्सिस पे एक्ट कर रहा हो वही इसका कंपोनेंट होगा, बाकी दूसरा कंपोनेंट 0 होगा। अगर इन एक्सिस के दरमियान एक्ट कर रहा हो तो फिर इस वेक्टर के दोनों जो कंपोनेंट है वो होंगे, x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q, Q की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 41 अंडर रूट हो। a मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है बराबर है 41 अंडर रूट के। जब a मैग्नीट्यूड 41 अंडर रूट के इक्वल होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी? आप यहां से a मैग्नीट्यूड निकाले और वहां पे अंडर रूट 41 के साथ इक्वेट करें और Q की वैल्यू निकाले, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 41 अंडर रूट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25 सॉरी प्लस 14 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 41 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो गया है दोनों साइड से। यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 41, 9 और 16 25 आ जाएगा, इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस 25 आ जाएगा। Q स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, Q का अंडर रूट ले ले तो हमारे पास आ जाएगा 16 अंडर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4, या प्लस 4 आएगा Q की वैल्यू, या हमारे पास माइनस 4 आएगा। तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, प्लस 4 या माइनस 4 इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर सी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन से मुराद क्या है? पहले प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर इस एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट सपोज यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक हमारे पास ये है जो वेक्टर ए है, दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है। इसी तरह एक वेक्टर यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी है और यहाँ पे वेक्टर ए है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हमारे पास होगा बी कॉस थीटा और एक होगा बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग वेक्टर ए, यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। इसी तरह ये हमारे पास वेक्टर ए, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा जो होगा ए कॉस ऑफ थीटा, जबकि ए कंपोनेंट हमारे पास यह आ जाएगा जो है ए साइन ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन से मुराद क्या है?
यहाँ पे बी का थीटा जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, ये बी का साया है ए पर। इसी तरह यहाँ पे ए का थीटा जो है ये ए का प्रोजेक्शन है बी पर, जो ए का साया है बी पर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमने फाइंड करना है ऑन वेक्टर बी विच इज ए cos थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज बी cos थीटा। यहां पे हमने ए cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल होता है इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। हमने ए का थीटा फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा। जब हम ए cos ऑफ थीटा को फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ए डॉट बी कर ले, यहाँ पे ए डॉट बी हम इस तरह करते हैं कि आई का जो कंपोनेंट होता है, आई का जो कोएफिशिएंट होता है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे के साथ और के का के के साथ। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे b1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू जो है k के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 है और यहाँ पे 1 है तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 आ जाएगा। डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अंडर रूट जो हमारे पास 3 अंडर रूट के बराबर होगा इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यहां से 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा। इस 3 की जगह हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। डिवाइड बाई अंडर रूट 3 अपनी जगह इज इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ए cos थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 के। तो अंडर रूट 3 ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ वेक्टर पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा उस यूनिट वेक्टर के पैरेलल में इनमें से कौन सा वेक्टर होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो भी इस वेक्टर के पैरेलल में होगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है 3j प्लस 4k, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल इसको मैं ए कहता हूं, ए वेक्टर, तो इसका जो ए यूनिट वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है कि इस यूनिट वेक्टर के पैरेलल में कौन सा वेक्टर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड आउट करें कि इस वेक्टर के पैरेलल में कौन सा वेक्टर पैरेलल होगा तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और इसका जो यूनिट वेक्टर है दोनों पैरेलल में है। तो अगर वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर के पैरेलल होगा तो इस वेक्टर के भी पैरेलल होगा। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर वो होगा जो इस वेक्टर का मल्टीपल होगा, चाहे वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई हो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 है, यहाँ पे 3/2 है, तो क्या इस वेक्टर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पे देखें 1/2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 3/2j। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, इससे आ जाएगा 2, तो 2k, ये तो हमारे पास इसका मल्टीपल है। इट मींस ये वेक्टर जो है इसके पैरेलल में है। अब डियर स्टूडेंट इसको चेक करें, 6j प्लस 8k, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 6 आएगा और ये 8 आएगा। ये भी हमारे पास इस वेक्टर के पैरेलल में है। अब डियर स्टूडेंट सी नंबर चेक करें, 3j डिवाइड बाई 4, इट मींस कि इसको 4 से डिवाइड किया गया है, इसको भी 4 से डिवाइड करें, इसको भी 3j डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और 4 डिवाइड बाई 4 1 क्या आ जाएगा, तो ये भी इसका पैरेलल है। तो इट मींस ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है जो डॉट प्रोडक्ट में है विद बी क्रॉस ए।
डियर स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट आएगा, फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं सी। ए वेक्टर अपनी जगह, डॉट सी वेक्टर। यहां पे जो सी वेक्टर आया है ये बी की बी परपेंडिकुलर होगा और ए की बी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द इंडिविजुअल्स। इसको बी परपेंडिकुलर होगा, इसको बी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे अगर आप देखें C इज परपेंडिकुलर टू A, इट मींस C और A के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। अगर हम इसको खोले तो हमारे पास आ जाएगा AC cos ऑफ 90, cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है which of these can be obtained by addition of vectors having magnitude 80 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक है 80 न्यूटन और एक है 30 न्यूटन। तो इन दोनों की एडिशन से हमारे पास कौन सा सम आ सकता है? डियर स्टूडेंट्स, 80 और 30 का मिनिमम सम जो आ सकता है वो 80 माइनस 30 के बराबर होता है, जो है 50। इन दोनों का रिजल्टेंट 50 से कम नहीं आ सकता। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो मैक्सिमम सम आ सकता है वो इक्वल है 80 प्लस 30 के, जो है 110। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो वेक्टर सम है या तो हमारे पास 50 से ज्यादा आएगा या 110 और 110 से कम आएगा। 110 से ज्यादा भी नहीं आ सकता और 50 से कम भी नहीं आ सकता। तो 50 और 110 के दरमियान जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमारे पास आ सकता है। 120 110 से ज्यादा है, ये हमारे पास नहीं आ सकता। 40 जो है ये 50 से कम है, ये भी नहीं आ सकता। 80 जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि 80 जो है 50 और 110 के दरमियान है, ये हमारे पास आ सकता है। जबकि 45 न्यूटन भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे पास 50 न्यूटन से कम है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एमसीक्यूज ईटा के बारे में। आई होप दैट इट विल हेल्प यू इन योर टेस्ट। थैंक यू ऑल।